So welcome guys, I Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS, IMA and rank 29 in FCAT welcomes you to the part 2 for the Chargeman PYQs. जो चार्जमैन का एग्ज़ाम Feb 2024 को हुआ था उसके PYQs की सीरीज़ शुरू हो रखी है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। उसमें फ़र्स्ट 5 क्वेश्चंस कर दिए थे। अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में करेंगे। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा पार्ट 1 देख लो, देन पार्ट 2। पार्ट 1 पे 5 क्वेश्चन किए थे। अभी उसमें मैंने कैलेंडर का कंसेप्ट भी समझाया था, जिसमें आप कैलेंडर के कंसेप्ट को भी पार्ट 1 में जाके समझ सकते हैं, पूरा आप वहाँ पे समझ लोगे। ठीक है, अभी हम पार्ट 2 के 6th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टू 5 1 to 5 हमने कर लिए। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है ये 2 men स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर टू वॉक सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस। ठीक है, one at 4 kilometer, another at 3 kilometer. The former arrives half an hour before the later. Find the distance. सबसे पहले डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ कि कौन डिस्टेंस को जल्दी ख़त्म करेगा, जिसकी स्पीड 4 है या जिसकी स्पीड 3 है। 4 वाला ऑब्वियसली, जो 4 वाला है हमारा वो स्पीड डिस्टेंस को जल्दी ख़त्म कर लेगा। तो टाइम ज़्यादा कौन लेगा? टाइम ज़्यादा हमारा ले रहा है 3 वाला, ये जो है टाइम को ज़्यादा लेगा। टाइम ज़्यादा कौन? जिसकी स्पीड कम है। अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। स्पीड, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अभी डिस्टेंस तो d है, दोनों के बारे में डिस्टेंस कितना d है। ठीक है, टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है? 3 वाला, तो पहले 3 लिख दो, माइनस डिस्टेंस 4 वाला इज इक्वल्स टू हाफ। अभी इस इक्वेशन को समझो, ये इक्वेशन ही मेन है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है हमारा? टाइम। टाइम हमें क्या दिया है कि जो ये है ना, जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो कितना ज़्यादा लग रहा है? आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इस 3 वाले का टाइम माइनस 4 वाले का टाइम इज इक्वल्स टू आधा घंटा है। तो ऐसे बना कि 3 वाली कितना टाइम लेगी? d/3। 4 वाली कितना टाइम लेगी? d/4। तो इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल्स टू 1/2। अभी इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा 4d, यहाँ पे आ जाएगा 4d, यहाँ पे आ जाएगा 3d। 4d माइनस 3d आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 2 यहाँ पे काट देगा इसे 6 टाइम, तो d इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर b, तो b करेक्ट आंसर है। आंसर की भी b दे रखी है, सही है। मतलब मैंने भी b मार्क किया है और आंसर की में भी b है, बिकॉज एक क्वेश्चन इन्होंने गलत दे रखा है यार। वो तो क्वेश्चन भी आगे आएगा, इसी पार्ट में आएगा वो। अभी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। ट्राइंगल बना दिया। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये एंगल है हमारा, ये वाला एंगल क्या है? थीटा। थीटा सही नहीं बन रहा है, एंगल है थीटा। ठीक है, tan थीटा है 4/3। 4 tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये है 4, और नीचे वाला क्या होगा? बेस 3। सबको पता है ये जो है ये हमारा आएगा 5, बिकॉज 3 4 5 एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, अभी tan थीटा से हमने पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। अभी हम यहाँ से पहले sin थीटा cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। cos थीटा कितना आएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। अभी इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दो। 3 sin थीटा कितना? 4/5 प्लस 2 cos थीटा 3/5 अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इसे सोल्व कर दो। 4 3 12/5, 3 2 6/5, 12 और 6 18/5। ठीक है, 4 3 12/5 माइनस 3 2 6/5, 12 में से 6 गए तो 6/5, ये 5 से 5 कट गया, ये 6 से
3 बार 18, तो 3 हमारा आंसर है। 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बी, तो बी करेक्ट है, आंसर की भी बी है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा रेशो का, ठीक है। एजिज ऑफ सुरेखा अरुणिमा इज़ 9:8। एजिज कितना है, 9:8 है। 5 साल के बाद रेशो हो जाती है 10:9। डिफरेंस बताओ एज में कितना है। तो प्रेजेंट एक सुरेखा है, एक अरुणिमा है। प्रेजेंट में एज कितनी है, 9:8, ठीक है। और 5 साल बाद रेशो कितनी है, आफ्टर 5 ईयर्स रेशो कितनी दे रखी है, 10:9। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखने की है, यहाँ पे +1 किया तो 9 आ गया, यहाँ पे +1 किया, 9 + 1 10, 8 + 1 9, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम है। अगर ये अलग होता ना, जैसे मान लो यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 हो रहा होता, यहाँ पे कुछ +4 +3 हो रहा होता, तो हमें रेशो सेम करनी पड़ती। उसका अलग मेथड है, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी एक। अभी फ़िलहाल आप बस इतना याद रखो कि अगर यहाँ पे +1 सेम हो रहा है ना, जैसे 8 to 9 +1 है, 9 + 1 10 है, तो हम क्या करेंगे, जो जितना प्लस हो रहा है ना उसको इक्वलेंट कर देंगे ये जितने ईयर्स का गैप है, 5 साल का। मतलब एक यूनिट हमारी जो है वो 5 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों की एज के गैप में देखो कितना है, एज के गैप में भी 1 का ही डिफरेंस है। तो एक यूनिट जो हमारी है वो 5 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब 5 साल का ही गैप होगा दोनों की एज में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा, ए करेक्ट, ए सही है। अब ये रीजनिंग क्वेश्चन घुसा रखा है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है भाई लोग, तो इस क्वेश्चन को पता नहीं, अभी भी मैं मान रहा हूँ कि ये इन्होंने गलत दे रखा है, पर आप लोग कमेंट डाउन कर दो अगर किसी को रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रीजनिंग देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। शुड देयर बी नो प्लेस ऑफ इंटरव्यू इन सिलेक्शन, क्या इंटरव्यू का कोई रोल नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में। तो इसके आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, यस इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन असेसमेंट, कि जो इंटरव्यू है बहुत सब्जेक्टिव होता है असेसमेंट, पर इंटरव्यू सब्जेक्टिव थोड़ी होता है। इंटरव्यू तो जो हमारा है वो होता है टू जज द कैंडिडेट्स मोटिव्स एंड पर्सनैलिटी, तो इंटरव्यू तो होना चाहिए। तो स्टेटमेंट जो है वो टू स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, कि जो ओनली स्टेटमेंट टू इज़ स्ट्रॉन्ग, ये आंसर होना चाहिए था, मैंने यही मार्क किया था। पर इन्होंने आंसर की में डी दे रखा है कि ओनली स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, कि जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू होता है वो असेस सब्जेक्टिव है। पर इंटरव्यू सब्जेक्टिव तो हम एग्ज़ाम देते हैं, जो लिखते हैं वो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता है। पर पता नहीं अभी क्या कर दिया इन्होंने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, जब फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, तब पता लगेगा कि कैसा रहा ये। और ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत दे रखा है, इसका आंसर डी ही है, जो मैंने मार्क कर रखा है वही इसका आंसर है। मैंने मतलब कोई वो तो डाली नहीं, ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं डाली है मैंने, बिकॉज मैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ, तो अभी ठीक है, यहाँ पे मेरा बढ़िया है और ग्रेड पे भी सेम ही है, तो मेरे घर के पास भी है ये, तो इसलिए यहीं पे रहूँगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाली। पर होपफुली देखो अभी किसी और ने ऑब्जेक्शन डाल रखी होगी इन क्वेश्चंस पे, तो अच्छे से रिजल्ट बन के आएगा। पर काफ़ी गलती करी है इसमें, मतलब INCET एग्ज़ाम में CDSE ने लिया था ये एग्ज़ाम, तो एक गलती कर देती है। CDSE कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम भी करवाती है, कोस्ट गार्ड के, उसमें भी बहुत गलतियां करी होती हैं। मतलब CDSE अभी कुछ इतनी निपुण नहीं हुई एग्ज़ाम को लेने में। एक एग्ज़ाम ही जो थोड़ा ढंग से कराती है वो है FCAT का एग्ज़ाम CDSE थोड़ा प्रॉपर से बनाती है कि गलती की गुंजाइश ना हो। पर बाकी कोस्ट गार्ड हो गया, अब ये INCET भी, इसमें भी थोड़ी गलती करनी शुरू कर दी है इन्होंने। चलो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इसका करेक्ट सोल्यूशन, पर इन्होंने तो गलत दे रखा है भाई 100%। आई एम 100% श्योर कि इन्होंने गलत दे रखा है, ये नहीं है कि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैथ में आई एम कॉन्फिडेंट। द एवरेज, थोड़े से और पतला कर लेते हैं यार। द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज़ इज़ 26, 5 बॉयज़ का वेट 26 है। इफ़ वी रिप्लेस अ बॉय ऑफ वेट 25 इन द ग्रुप विद अनदर बॉय सो डैट न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 3, नई एवरेज है 3 से बढ़ जाएगी। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय, ठीक है। मान लेते हैं न्यू बॉय का वेट क्या है, W है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका टोटल निकाल लो कि ये 5 बच्चे जिनकी एवरेज 26 है,
उनका टोटल कितना होगा। तो 26 इंटू 5 करेंगे, 130 टोटल वेट, ठीक है 130। अभी उसने क्या कहा है कि टोटल में से 130 में से मैंने 25 वाला एक लड़का निकाल दिया और W वेट वाला एक लड़का डाल दिया, ठीक है। और इसकी एवरेज जो है, बच्चे तो 5 ही रहेंगे बिकॉज एक बच्चा उसने माइनस किया है तो एक बच्चा उसने प्लस भी कर दिया है, तो मतलब बच्चे तो 5 ही रहे। तो अभी इसकी एवरेज क्या कही उसने कि 3 बढ़ गई, मतलब 26 प्लस 3 हो गई है, ठीक है। तो अभी इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 105 प्लस W इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 5 45, 5 2 145, तो वेट आ जाएगा न्यू बॉय का 40। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है, डी रॉन्ग है, मतलब इन्होंने मतलब रॉन्ग कर दिया मेरे आंसर को, लेकिन बी सही बता रहे हैं, ये 56 गलत है, आंसर 40 ही है। होपफुली फाइनल आंसर की सही बनाएंगे ये लोग, अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। बाकी देखो रिज़ल्ट कैसे कब आता है। अभी तो जो एग्ज़ाम मतलब लास्ट ईयर हो रखा है ना, जुलाई अगस्त 2023, उसका रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। उस पर कुछ केस की दिक्कत आ रही है कि पुराने लोगों ने केस कर रखा है, प्रमोशन के रिगार्डिंग कुछ केस है उसमें, प्रमोशन के लिए। तो ये चीज़ चलती रहती हैं यार, जो मतलब ऐसे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, छोटी बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं। तो होपफुली पहले ये रिज़ल्ट आएगा जुलाई अगस्त वाला 2023 वाला, देन हमारा रिज़ल्ट आएगा जो 24 वाला एग्ज़ाम है। तो अभी टाइम लग जाएगा उस रिज़ल्ट को, क्योंकि 24 वाला रिज़ल्ट 23 से पहले नहीं दे सकते ना, वो तो सीक्वेंस में चलेगी, उनकी ज्वाइनिंग भी पहले आएगी। ये है कि जो DV वगैरह है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो एक साथ चल सकती है दोनों रिज़ल्ट की, पर ज्वाइनिंग भी लगभग साथ आ सकती है, लेकिन उनके पहले आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी 10 क्वेश्चन हो गए भाई लोग, ठीक है। पार्ट 2 भी कंप्लीट करते हैं इसी के साथ, जल्दी पार्ट 3 लेके आ जाएंगे जिसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच ब्यूटीफुल वीडियोज़ एंड ब्यूटीफुल कंटेंट फॉर मोर एग्जाम्स एंड अपकमिंग एग्जाम्स लाइक SSC FCAT। मेरा एक और चैनल है वी टुगेदर चैट्स करके, जिसमें मैं अपने SSB एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने CDS FCAT क्लियर कर रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। CDS FCAT मतलब मेरा CDS में मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आया हुआ है, और FCAT में AER 29 आया हुआ है। तो इस सब की डिटेल्स जो है मेरा चैनल है वी टुगेदर चैट्स करके, उस पर डालता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इन 2 एग्ज़ाम्स को भी थोड़ा बहुत देना चाहते हो, SSB वगैरह दे के ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप इन चैनल, वहाँ पर मैंने सब बता रखा है कि मैं अकेडमी क्यों नहीं गया, मेरे मेडिकल्स, मेरिट, SSB सब इस चैनल पे बता रखा है, आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फॉर मैथ एंड preparation oriented, you can stick to this channel. More such beautiful videos are just coming very soon. Please subscribe the channel guys, please subscribe.